A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm going to teach you part number 4 of your chapter named Indigo. So dear student, before we proceed, let us discuss the first 3 parts of this particular chapter. तो पार्ट नंबर 1 में हमने स्टडी किया था कि जैसे एक राजकुमार शुक्ला नाम का एक फार्मर होता है और वो महात्मा गांधी को कन्विंस करने के लिए कि उनको चंपारण जाकर देखना चाहिए कि किस तरीके से जो ब्रिटिश प्लांटर्स हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, वो इंडियन फार्मर्स को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये पार्ट नंबर 1 में हमने स्टडी किया था। पार्ट नंबर 2 के अंदर महात्मा गांधी जी कन्विंस हो जाते हैं राजकुमार शुक्ला से एंड फाइनली वो चंपारण जाकर उसको देखते हैं कि किस तरीके से जो ब्रिटिश प्लांटर्स है वो इंडियन फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, राइट। पार्ट नंबर 3 में हमने देखा कि जो महात्मा गांधी जी है वो क्या करते हैं, उनको एक लीगल नोटिस मिलता है कोर्ट में जाने के लिए, एक लीगल नोटिस मिलता है उनको ये पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट था छोड़ने के लिए, लेकिन गांधी जी उस लीगल नोटिस को डिसऑबे करते हैं और जिसकी वजह से उनको सम्मन आता है कोर्ट की तरफ से और उनको उस कोर्ट में पेश होना होता है। महात्मा गांधी जी कोर्ट में जाते हैं और वहां पर वो कहते हैं कि अगर आपको मुझे फाइन करना, पेनल्टी लगानी है तो आप मुझे पेनल्टी लगा सकते हैं। तो फाइनली मतलब उस केस में महात्मा गांधी जी का कुछ नहीं होता, फाइनली वो केस को ड्रॉप कर दिया जाता है, राइट। लेकिन महात्मा गांधी जी उसके बाद जो गवर्नर होते हैं उस पर्टिकुलर प्रोविंस का मतलब उस पर्टिकुलर राज्य के उस टाइम के जो गवर्नर थे, तो महात्मा गांधी जी उनसे मिलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप एक्चुअली में देखें कि किस तरीके से जो ब्रिटिश प्लांटर्स हैं वो इंडियन फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। एंड फाइनली वो जो गवर्नर है उनको कन्विंस कर पाते हैं और गवर्नर क्या करते हैं, कमीशन बिठा देते हैं, जिससे वो उस कमीशन के तहत वो इस बात का पता करना चाहते थे कि एक्चुअल में क्या हकीकत में जो ब्रिटिश प्लांटर्स हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, क्या वो इंडियन फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं या नहीं, राइट। तो अभी फिलहाल क्या है यहाँ पर, अभी पार्ट नंबर 4 में देखने वाले कि किस तरीके से कमीशन इस बात को प्रूव करती है कि जो ब्रिटिश प्लांटर्स हैं वो इंडियन फार्मर्स को बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। देखिए द ऑफिशियल इंक्वायरी, मतलब जो ऑफिशियल जो इंक्वायरी होती है, जो कमीशन बैठता है, असेंबल्ड इकट्ठा, कलेक्टेड इन अ क्रशिंग का मतलब शॉकिंग, माउंटेन ह्यूज ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द ब्लैक बिग प्लांटर्स। और जो कमीशन बैठता है वो कमीशन क्या करता है, कमीशन इतना ज्यादा एविडेंस किनके खिलाफ, किनके अगेंस्ट इकट्ठा कर लेता है, जो बिग प्लांटर्स होते हैं, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उनके खिलाफ क्रशिंग माउंटेन मतलब ह्यूज एविडेंसेस होते हैं उनके खिलाफ, किनके खिलाफ, ब्रिटिश प्लांटर्स के खिलाफ बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं। एंड व्हेन दे सो, और जब ब्रिटिश प्लांटर्स को ये बात दिखती है, दिस दे अग्री, क्योंकि उनको पता चलता है कि उनके खिलाफ बहुत सारे एविडेंसेस आ गए हैं, इन प्रिंसिपल टू मेक, मतलब प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर वैसे इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, टू मेक रिफंड टू द पीजेंट्स। और वो क्या करते हैं, वो इस बात के लिए डिसाइड करते हैं कि मतलब क्या कर सकते हैं, जितना पैसा उन्होंने फार्मर से एज ए कंपनसेशन लिया था वो पैसा उनको वो रिफंड करने के लिए तैयार हैं। बट हाउ मच मस्ट वी पे, लेकिन वो क्वेश्चन पुट करते हैं महात्मा जी से कि हम आपको कितना पे करें, कितना दें आपको, राइट, कितना हम आपको कंपनसेट करें, कितना रिफंड करें। They thought he would demand repayment in full of the money। जहां तक ब्रिटिश प्लांटर्स को लगता था शायद जो गांधी जी है वो क्या करेंगे, he would demand repayment in full of the money। गांधी जी क्या कहेंगे, पूरा का पूरा पैसा आप क्या करो, रिफंड कर दो, which they had illegally, अवैध तरीके से, deceitfully, धोखे से, extorted मतलब ऐंठना, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर। तो कहीं ना कहीं उनको लगता था महात्मा गांधी जी क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा पैसा आप क्या कर दो, रिफंड कर दो, जो कि उन्होंने धोखे से और अवैध तरीके से उन गरीब जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो फार्मर्स थे, उनसे क्या किया था, एक्सटॉर्ट किया था, उनसे वो पैसा ऐंठा था। He asked only 50%, लेकिन सरप्राइजिंगली महात्मा गांधी सिर्फ 50% डिमांड करते हैं। There he seemed adamant, और कहीं ना कहीं एडमेंट का मतलब होता है द वन हु इज कॉन्फिडेंट इनफ एंड ही इज नॉट गोइंग टू चेंज हिज ओपिनियन। कोई भी इंसान जो कॉन्फिडेंट होता है और अपने ओपिनियन को चेंज नहीं करने वाला होता है तो उसको हम एडमेंट बोलते हैं। तो महात्मा गांधी मतलब ये 50% का जो उन्होंने डिमांड किया था, मानो उस 50% का जो डिमांड था उससे वो हिलने वाले नहीं थे, उसको चेंज करने वाले नहीं थे। और वो लिखते हैं राइट्स रेवरेंड J.Z. Hodge। और महात्मा गांधी जी मतलब J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range।
अब जो मतलब जे.जेड हॉज था, ये ब्रिटिश प्लांटर्स की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव था, यानी ब्रिटिश प्लांटर। देखो अगर बात करते हैं इंडियन फार्मर्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, महात्मा गांधी जी प्रेजेंट कर रहे थे, और ब्रिटिश प्लांटर्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, जे.जेड हॉज, जो कि ब्रिटिश मिशनरी था। और ये क्या करता था, ये उन्होंने जो ब्रिटिश प्लांटर्स था उनको रिप्रेजेंट कर रहा था, thinking probably that he would not give way. The representative of the planters offered to refund to the extent of 25%. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ मतलब देखो, he would not give way, give way का मतलब इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं चुनने वाले हैं। मींस महात्मा गांधी जी 50% पे उन्होंने 50% रिफंड के लिए मांगा था, शायद वो 50% के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। द रिप्रेजेंटेटिव, और जो बिग प्लांटर्स थे, जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने महात्मा जी को कितना ऑफर किया कि हम आपको सिर्फ 25% की क्या करेंगे, रिफंड करेंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एज एट हिज वर्ड एंड thus ब्रेकिंग द डेडलॉक। डेडलॉक होता है ग्रिडलॉक, डेडलॉक जिसको आप बोल सकते हैं गतिरोध। और उसके बाद मतलब जैसे वो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है महात्मा गांधी को सिर्फ 25% ऑफर करता है कि हम आपको सिर्फ 25% देंगे, तो गांधी जी टू हिज अमेजमेंट, अमेजमेंट मतलब सरप्राइज्ड, महात्मा गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, महात्मा गांधी मतलब उसको सरप्राइज कर देता है, किसको, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, किनका, जो ब्रिटिश प्लांटर्स होता है उनको सरप्राइज कर देते हैं महात्मा गांधी जी। कैसे, क्योंकि जैसे वो बोलता है कि हम आपको 25% देंगे, तो महात्मा गांधी 25% का भी जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि महात्मा गांधी 50% से नीचे तो जाएंगे नहीं, thus ब्रेकिंग द डेडलॉक। और उसके बाद जो गतिरोध था उसको खत्म कर दिया गया। This settlement was adopted unanimously। देखो unanimously का मतलब होता है एक मत होकर। और ये जो सेटलमेंट किया गया था रिफंड के लिए 25% किनको मिलेगा, ये जो फार्मर्स है उनको मिलेगा। तो ये जो एक मत होकर ये डिसीजन लिया गया था बाय द कमीशन, कमीशन ने ये एक फैसला लिया था एक मत होकर। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट। गांधी जी मतलब वो जो फार्मर्स पूछते हैं दूसरे लोग कि मतलब 50% से आप नीचे क्यों आए, तो गांधी जी बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट, कि जो अमाउंट हमें जो मिला है चाहे वो 25% ही क्यों ना हो, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। द फैक्ट, सच्चाई तो ये थी, द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड का मतलब कंपेल्ड, फोर्स टू सरेंडर, गिव पार्ट ऑफ द मनी, वो इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। कि मतलब उन्होंने हमें कितना परसेंट दिया ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि हमारे लिए इतना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वो फोर्स में उनको कंपेल किया गया कि जो उनको क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि इट वाज हैपनिंग इन द हिस्ट्री वेरी फर्स्ट टाइम, कि मतलब ब्रिटिशर्स थे उनको झुकना पड़ रहा था, उनको पैसा देना पड़ रहा था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, प्रेस्टीज का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, और कहीं ना कहीं मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट उनको वो पैसा देना पड़ रहा था, राइट। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, जहां तक पीजेंट्स की बात थी, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड अबव। और जहां तक जो प्लांटर्स थे मतलब जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, वो क्या समझते थे, अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझते थे, यानी वो भगवान से भी ऊपर मानते थे अपने आप को, और पहली बार उनको झुकना पड़ रहा था। तो ये ज्यादा चीज मैटर कर रही थी कि उनको झुकना पड़ा और उनको रिफंड देना पड़ा। कितना दिया वो मैटर नहीं वो मैटर नहीं करता था, बल्कि ये मैटर करता था ज्यादा कि उनको झुकना पड़ा, राइट। और वो अपने आप को भगवान और कानून से ऊपर मानते थे। नाउ द पीजेंट्स सो दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स। और कहीं ना कहीं अब जो फार्मर्स थे उनको इस बात का पता चल गया था कि उनके कुछ अधिकार हैं और उनके डिफेंडर्स भी हैं, उनका बचाव करने वाले भी हैं। एंड ही लर्नड करेज। और कहीं ना कहीं जो फार्मर्स थे उन्होंने क्या सीखा, उनके अंदर साहस आ गया। पीजेंट के अंदर यानी जो किसान थे उनके अंदर करेज, उनके अंदर साहस आ गया, और वो अपने राइट्स के लिए अब लड़ते थे, खड़े हो गए थे। इवेंट जस्टिफाइड गांधी जी पोजीशन। और ये जो इवेंट था, ये जो चंपारण का जो एपिसोड हुआ, गांधी जी पोजीशन, इसने गांधी जी के पोजीशन को एज ए लीडर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। विद इन अ फ्यू ईयर्स
द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडेड का मतलब त्याग देना, द स्टेट। और कुछ ही दिनों के बाद जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे उन्होंने अपने जो स्टेट थे, जो उनके पास जो लैंड उन्होंने कैप्चर किया हुआ था इंडियन फार्मर्स का, वो लैंड उन्होंने अबेंडन कर दी, उन्होंने छोड़ दी। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, मतलब रिवर्ट का मतलब केम बैक, मतलब बाद में वो पीजेंट्स के पास चली गई वो जमीन जो ब्रिटिश प्लांटर्स ने उन्होंने कैप्चर किया हुआ था, उन्होंने वो छोड़ दी और वो जमीन दोबारा से किन के पास चली गई, पीजेंट्स के पास चली गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और जो इंडिगो का जो एक अग्रीमेंट था वो डिसअपीयर हो गया, यानी वो खत्म हो गया। गांधी नेवर कंटेन्ड हिमसेल्फ, कंटेन्ड का मतलब सेटिस्फाइड, गांधी जी ने कभी भी खुद को सेटिस्फाइड नहीं किया विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशंस। गांधी जी मतलब कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुए लार्ज पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस की वजह से उन्होंने अपने आप को कभी भी सेटिस्फाइड नहीं किया था। He saw the cultural and social backwardness in the चंपारण विलेज। अब मतलब वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक की बात नहीं है, वो मतलब और चीजों को लेकर भी बहुत ज्यादा कंसर्न थे, कल्चर को लेकर, सोशल बैकवर्डनेस और जो सामाजिक मतलब जो बैकवर्डनेस थी, ओके जो पीछा, जो मतलब ये जो समाज के जो बहुत सारे जो तबके के लोग थे जो कि बहुत पीछे रह गए थे, बैकवर्ड थे इन द चंपारण विलेज, एंड ही वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। और वो उन लोगों के लिए जो कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस थी, जो पिछड़ापन था, उनको दूर करना चाहते थे। और जो चंपारण के विलेज थे, ओके उनके लिए कुछ ना कुछ इमीडिएटली एकदम वो उसी वक्त उनके लिए कुछ करना चाहते थे। ही अपील का मतलब रिक्वेस्ट करना, फॉर द टीचर्स, उन्होंने टीचर से रिक्वेस्ट की, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज अ डिसाइपल्स का मतलब होता है चेला। और अभी मतलब जैसे महात्मा गांधी ने सबसे पहले अपील की कि हमें टीचर्स चाहिए, और दो मतलब उस जो महादेव देसाई और नरहरि पारिक जो हैं, जो कि महात्मा गांधी जी के क्या थे, डिसाइपल थे, मतलब उसके भगत थे, उसके चेले थे, और वो महात्मा गांधी को ज्वाइन करते हैं। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी जो पत्नियां होती है वो भी ज्वाइन करती हैं। वॉलंटियर मतलब अपनी मर्जी से, फॉर द वर्क मतलब वो अपनी मर्जी से समाज सेवा करना चाहते हैं। Several more came from Bombay, Pune and other distant में दूर से parts of land, मतलब और दूसरे लोग भी मतलब अपने सोशल सर्विसेज देने के लिए इकट्ठा हो गए। बॉम्बे से लोग आए, पुणे से लोग आए, और दूर दूर के पार्ट से भी लोग अपनी सेल्फ सर्विसेज यानी जो सोशल सर्विसेज देने के लिए इकट्ठा हुए। देवदास गांधी यंगेस्ट सन, और देवदास जो कि महात्मा गांधी के सबसे छोटे लड़के थे, अराइव फ्रॉम द आश्रम, और वो आश्रम से आ गए थे, महात्मा गांधी चंपारण आ गए थे महात्मा गांधी की मदद करने के लिए। सो डिड मिसेस गांधी, और कस्तूरबा गांधी भी मतलब आ जाती है वहां पर। प्राइमरी स्कूल वर ओपन, और सबसे पहले वहां पर जो एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए प्राइमरी स्कूल को खोला गया इन 6 विलेजेस, मतलब 6 गांव थे जो चंपारण के, उनके 6 गांव के अंदर सबसे पहले प्राथमिक जो पाठशाला थी उनको खोला गया। एंड कस्तूरबा बाई मतलब जो महात्मा गांधी की वाइफ थी, टॉट द आश्रम रूल्स, और वहां पर जो आश्रम के रूल्स थे उन्होंने वो पढ़ाए। ऑन पर्सनल क्लीनिनेस, खुद की जो सफाई रखनी होती है, क्लीननेस का मतलब सफाई रखना, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, सैनिटेशन मतलब साफ सफाई रखना। ओके तो मतलब किस तरीके से कम्युनिटी का सैनिटेशन किया जाता है, साफ सफाई की जाती है, क्लीननेस खुद को स्वच्छ कैसे रखते हैं, तो ये सारे के सारे रूल्स कहीं ना कहीं कस्तूरबा गांधी ने, जो कि महात्मा गांधी की वाइफ थी, उन्होंने लोगों को समझाए, विलेजेस को बताया कि किस तरीके से वो अपने आप को साफ सुथरा रख सकते हैं। हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल, और जो वहां के चंपारण की जो हेल्थ कंडीशंस थी, स्वास्थ्य की जो कंडीशंस थी, वो बहुत ज्यादा मिजरेबल थी, बहुत ज्यादा दयनीय थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर, गांधी जी को एक डॉक्टर मिलता है। टू वॉलेंटियर का मतलब होता है अपनी अपनी इच्छा से। ही सर्विसेज फॉर 6 months, और वो अपनी इच्छा से मतलब 6 महीने के लिए अपनी सर्विसेज देना चाहता है। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, और उस टाइम 3 मेडिसिन ही अवेलेबल थी। कौन सी? कैस्टर ऑयल, कुनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट क्या होता है? जो मतलब बॉडी को मसाज करने के लिए लगाया जाता है। और ये 3 के 3 मतलब क्या थी? ये आपकी मेडिसिन थी जो डॉक्टर के पास अवेलेबल थी। एनीबडी हु हैज शॉर्ट अ कॉटेड टंग, कॉटेड का मतलब मैली, अगर किसी की टंग के ऊपर बहुत सारा मैल जम जाता था, वाज गिवन अ डोज ऑफ
कैस्टर ऑयल, तो उसको कैस्टर ऑयल की डोज दी जाती थी। एनीबॉडी विद द मलेरिया, अगर किसी को मलेरिया होता, मलेरिया फीवर हो जाता, रिसीव्ड कुनीन प्लस कैस्टर ऑयल, और उसको क्या मिलता, उनको कुनीन और कैस्टर ऑयल 2 डोजेस मिलती उसको। एनीबॉडी विद द स्किन इरप्शंस, इरप्शन का मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं एलर्जी, अगर किसी को स्किन एलर्जी हो जाती तो उसको ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। ऑइंटमेंट मतलब कोई भी चीज जो होता है नॉर्मली अपनी जेल टाइप जो बॉडी को अप्लाई किया जाता है, तो उसको क्या मिलता, ऑइंटमेंट मिलता और उसको कैस्टर ऑयल मिलता। तो ये मेडिसिन मतलब वहां पर अवेलेबल थी, क्योंकि वहां की जो हेल्थ कंडीशंस थी बहुत ज्यादा मिजरेबल थी। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ्स, फिल्दी मतलब बहुत ही भद्दा, नेस्टी, बुरा, मतलब जो वहां की जो औरतें थी चंपारण की, उनका जो ड्रेसिंग सेंस था, उनके जो कपड़े थे वो बहुत ज्यादा फिल्दी थे, गंदे थे। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट, तो उसने अपनी वाइफ से बोला कि आप इन औरतों के साथ उनकी ड्रेसिंग सेंस को लेकर बात करो। एंड द वुमेन टुक कस्तूरबा इनटू हर हट, और उसके बाद वो जो औरत होती है वो क्या करती है, कस्तूरबा को अपने हट यानी झोपड़ी के अंदर लेकर जाती है और कहती है, लुक देयर इज नो बॉक्स, हमारे पास तो कोई बॉक्स भी नहीं है, एंड कपबोर्ड, कोई अलमीरा नहीं है, हियर फॉर क्लॉथ्स, हमारे पास कपड़ों के लिए कोई अलमीरा भी नहीं है, बॉक्स भी नहीं है, द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द वन आई हैव, और वो औरत बोलती है जो साड़ी मैंने पहनी हुई है यही एक साड़ी सिर्फ मेरे पास है। ड्यूरिंग इज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, मतलब महात्मा गांधी जी ने मतलब चंपारण के अंदर एक बहुत लंबा टाइम स्टे किया। गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, मतलब जब वो चंपारण के अंदर थे एट द सेम टाइम उसने आश्रम के ऊपर भी अपनी निगरानी रखी, जांच रखी। He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts, और वो लगातार बीच बीच में क्या करते थे, जो रेगुलर इंस्ट्रक्शंस देते थे कि किस तरह मेल के थ्रू इंस्ट्रक्शंस देते थे, और जो फाइनेंशियल जो अकाउंट्स होते थे उनकी डिटेल अक्सर मांगते रहते थे। Once he wrote, एक बार तो उन्होंने लिखा to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches, big new ones, otherwise the old one would begin to smell bad. ट्रेंचेस क्या होते हैं, जनरली आपने देखा होगा गांव वगैरह के अंदर, तो क्या करते हैं वहां पर, मतलब वहां पर लेन्स तो होती नहीं है, नालियां तो होती नहीं है, तो ट्रेंचेस खोद देते हैं, मतलब क्या करते हैं खाई खोद कर, मतलब उस सारा का सारा वेस्टेज जो उस खाई के अंदर जाता है, अगर वो भर जाता है तो उसके भरने के बाद क्या होता है, उसके अंदर स्मेल आने लग जाती है। देखो, इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेट्रिन ट्रेंचेस एंड बिग डिग न्यू वन, तो कहता है जो पुरानी वाली जो लेट्रिन थी, ट्रेंचेस थी, तो उनको क्या कर दिया जाए, उनको बंद कर दिया जाए, उसकी जगह नई ट्रेंचेस को क्या किया जाए, उनको डिग किया जाए, खोदा जाए। द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, अदरवाइज क्या है, जो पुरानी वाली जो ट्रेंचेस हैं, जो खाई है, वो बहुत बुरी तरीके से भर चुकी हैं, ओके, लेट्रिन वगैरह से, तो वो स्मेल करने लग जाएगी, इसकी वजह से हमें नई ट्रेंचेस को खोदना चाहिए। कुई वगैरह जिसको बोलते हैं, ट्रेंचेस का कुई बोल सकते हैं, कुई होती है जो। द चंपारण एपिसोड द चंपारण एपिसोड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ, और जो चंपारण का जो एपिसोड था ये गांधी जी की लाइफ का एक बेहतरीन एक मोमेंट था, उनकी जिंदगी के अंदर एक टर्निंग पॉइंट था वो, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के बाद महात्मा गांधी एक बहुत ही पॉपुलर एक लीडर बनकर उभर कर सामने आए। What I did, he explained, was a very ordinary thing, लेकिन महात्मा गांधी उसके बावजूद भी बोलते हैं कि मैंने जो चीज की वो कोई बड़ी चीज नहीं थी, ये एक बहुत ही ऑर्डिनरी एक सामान्य बात थी। I declare that British could never order me about in my own country. मैंने सिर्फ एक बात बोली कि ब्रिटिशर्स मुझे मेरी कंट्री के अंदर ऑर्डर नहीं दे सकते, ये मेरी खुद की कंट्री है, मेरा देश है, और मेरे देश के अंदर मुझे कोई क्या नहीं दे सकता, मुझे कोई भी ऑर्डर्स नहीं दे सकता है। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस, डेफियंस का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस, an act of disobedience. चंपारण did not begin an act of defiance, मतलब जो चंपारण का जो एपिसोड था हम इसको ऐसे नहीं ले सकते, महात्मा गांधी ने जो चंपारण का जो एपिसोड था वो उन्होंने डिसओबीडियंस दिखाने के लिए, अवज्ञा करने के लिए दिखाया था। इट ग्रीव आउट एन अटेम्प्ट टू एलिवेट का मतलब हल्का करना, द डिस्ट्रेस, दुख दर्द, द लार्ज नंबर्स द पुअर पीसेंट्स, बल्कि क्या हुआ था, मतलब ऐसा नहीं महात्मा गांधी जो ब्रिटिश जो एम्पायर था उसके खिलाफ वो अपना डिसओबीडियंस दिखाना चाहते थे, बल्कि वो क्या करना चाहते थे, जितने भी पुअर पीसेंट्स थे उनका जो दुख दर्द था उनको एलिवेट करना चाहते थे, उनको कम करना चाहते थे। दिस वाज द टिपिकल गांधी जी पैटर्न, और ये गांधी जी का स्टाइल था। हिज पॉलिटिक्स वर intervened
विद द प्रैक्टिकल, इंटरव्यूड का मतलब जिसमें समावेश होना, मतलब उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो क्या थी, प्रैक्टिकल चीज के ऊपर आधारित थी, डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ मिलियंस, और उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो क्या था, डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, मतलब जो मिलियंस जो लोग होते हैं, जो मतलब जो आम इंसान थे, उनकी जो डे टू डे की जो प्रॉब्लम्स होती है, उन्हीं प्रॉब्लम्स के इर्द गिर्द उनकी जो पॉलिटिक्स थी, राजनीति उनकी घूमती थी। ही वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, his was not a loyalty to abstractions, it was a loyal to living human beings। देखो लॉयल्टी का मतलब वफादारी, ऐसा नहीं है कि मतलब वो एब्स्ट्रैक्शंस, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, देखो एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है वैसे आपका एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स जो होती हैं आपकी, वो भावनाएं जिनको आप क्या कर सकते हैं, जिनको से महसूस कर सकते हैं। His was not a loyalty to abstractions, it was loyal to living human beings। अब ऐसा नहीं है कि मतलब उनके अंदर जो लॉयल्टी वाली जो फीलिंग्स थी वो नहीं थी, बल्कि वो अपना जो ह्यूमन बीइंग्स था, इंसान थे, मतलब जो लिविंग बीइंग था, उनके लिए बहुत ज्यादा वो लॉयल थे। इन एवरीथिंग गांधी डिड, जो भी गांधी जी ने किया, मोर एवर ही ट्राइड टू माउल्ड अ न्यू, माउल्ड का मतलब यहाँ पर शेप देना, अ न्यू फ्री इंडिया। और उन्होंने क्या किया, जो भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोशिश की कि वो एक नए इंडिया को एक शेप देंगे, आकार देंगे, who could stand on his own feet, वो इंडिया जो कि अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सकता है, and thus make India free, और उसके बाद और जो इंडिया अपने आप को बाद में आजाद भी कर सकता है। एंड अर्ली इन द चंपारण एक्शन, जो चंपारण का जो एपिसोड हुआ था, चार्लिस अर्ली इन द चंपारण एक्शन, जो चंपारण का एपिसोड हुआ, चार्लिस फ्रीर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट होता है शांति दूत, who had become a devotee, जो महात्मा गांधी का एक बहुत जबरदस्त भगत था, फॉलोवर था उनका ऑफ महात्मा गांधी, और वो महात्मा गांधी के एक बहुत बड़े एक फॉलोवर थे, एंड केम टू बिड गांधी जी फेयरवेल, और महात्मा गांधी को क्या करने आए थे, अलविदा कहने के लिए आए थे, बिफोर गोइंग टू अ टूर ऑफ ड्यूटी टू फिजी आइलैंड, क्योंकि उनको फिजी आइलैंड जाना था। किनको, वो जो ब्रिटिश जो पैसिफिस्ट थे, चार्लिस फ्रीर एंड्रयूज, मतलब वो महात्मा गांधी के क्या थे, एक बहुत बड़े डिवोटी थे, और वो अपनी ड्यूटीज के लिए उनको फिजी आइलैंड जाना था, और महात्मा गांधी से वो फेयरवेल मतलब महात्मा गांधी को अलविदा कहने के लिए आए थे। गांधी जी लॉयर फ्रेंड्स, जो गांधी जी के जो लॉयर दोस्त थे, मतलब जो वकील जो दोस्त थे गांधी जी के, थॉट इट वुड बी गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण, और वो कहते हैं कि मतलब अच्छी बात होगी कि मान लो अगर ये जो चार्लिस फ्रीर एंड्रयूज जो कि इंग्लिश पैसिफिस्ट है, अगर हम इनको चंपारण में अपने साथ रख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो ब्रिटिश प्लांटर्स के खिलाफ या ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ हम जो फाइट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आदमी हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, एंड हेल्प देम, और ये उनकी मदद कर सकता है। एंड्रयू वॉज विलिंग, और एंड्रयू इस बात के लिए खुश भी था, वो महात्मा गांधी की हेल्प करना चाहता था, इफ गांधी जी अग्री, अगर गांधी जी सहमत हो जाते, बट गांधी जी वॉज वेमेंटली अपोज्ड, वेमेंटली मतलब कंप्लीटली अपोज, लेकिन गांधी जी क्या होता है, कंप्लीटली इस बात को अपोज कर देते हैं। ही सेड, you think that in this unequal fight it would be helpful if we have an English man on our side, मतलब ये जो फाइट है, जो अनइक्वल फाइट है, क्योंकि ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, वो बहुत ज्यादा वीक थे। अगर हम मान लो इंग्लिश मैन को अपने साइड में ले लेते हैं, तो आपको लगता है कि ये हमारे लिए इक्वल फाइट होगी? क्या आपको लगता है कि ये हम जस्टिफाई कर पाएंगे इस फाइट को? दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, मतलब अगर हम ये सोचते हैं कि हम एक इंग्लिश मैन को अपनी साइड में कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी दिल की कमजोरी को दिखाता है। दिस द कोज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योरसेल्फ, आपको रिलाई अपॉन का मतलब खुद पर रिलाई, डिपेंड ऑन योरसेल्फ टू विन द बैटल, और आपको किस पे विश्वास करना चाहिए? आपको खुद पर विश्वास करना चाहिए, जिससे कि इस बैटल को इस जंग को जीता जा सके। You should not seek to prop का मतलब सहारा लेना in Mr. Andrews because, और हमें मिस्टर एंड्रयू को एक सहारे की तरफ नहीं देखना चाहिए कि वो हमारा सहारा करेगा, हमारी मदद करेगा। He happens to be an Englishman, क्योंकि वो एक इंग्लिशमैन है। तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी ने जस्टिफाई किया कि हम, क्योंकि वो मिस्टर एंड्रयू एक इंग्लिशमैन है, तो हम उम्मीद करें कि मिस्टर एंड्रयू हमें हेल्प करेगा और हम उसकी हेल्प लेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी दिल की कमजोरी को दिखाता है। He had read our minds correctly
और कहीं ना कहीं राजेंद्र प्रसाद कहते हैं शायद महात्मा गांधी जी ने हमारे जो माइंड थे ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे एंड कमेंट्स, और कहते हैं वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास महात्मा गांधी जी की जो स्टेटमेंट थी उसको हमारे पास कोई भी शब्द नहीं थे। गांधी जी इन दैट वे टॉट अस लेसन इन सेल्फ रिलायंस। रिलायंस का मतलब ट्रस्ट, बिलीव। सेल्फ रिलायंस का मतलब सेल्फ ट्रस्ट या सेल्फ बिलीव, कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। और इस तरीके से महात्मा गांधी जी ने हमें सिखाया कि खुद पर किस तरीके से विश्वास रखना चाहिए। सेल्फ रिलायंस, Indian independence and help to sharecroppers were all bound together। और ये जो सेल्फ रिलायंस था, खुद पर विश्वास था, एंड इंडियन इंडिपेंडेंस और जो भारत की जो आजादी थी, हेल्प, इसने मदद की टू शेयर क्रॉपर्स, फार्मर्स को, वर ऑल बाउंड टुगेदर। ये सारी की सारी चीजें एक साथ जुड़ गई और बाद में एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ जिसकी वजह से हम क्या ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा पाए। और फाइनली हर एक इंडिविजुअल जो इंडियन था, जो शेयर क्रॉपर्स था, उनको सेल्फ रिलायंस आया, खुद पर विश्वास आया, एंड फाइनली वी गेन्ड दैट इंडिपेंडेंस, और फाइनली हमें वो आजादी नसीब हुई। और इस तरीके से महात्मा गांधी ने चंपारण के अंदर जो पीजेंट्स थे जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनको जस्टिस दिलाया। एंड दिस इज हाउ this particular chapter shows that Mahatma Gandhi became a prominent leader। किस तरीके से महात्मा गांधी ने उन पीजेंट्स को उन पीजेंट्स को जस्टिस दिलाया, न्याय दिलाया, राइट। सो वंडरफुल चैप्टर, बहुत ही सुंदर चैप्टर था ये, बहुत अच्छा इसका स्टोरी लाइन था। So my dear student, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share and comment. Subscribe to my channel. Thank you. God bless you all. Stay happy and blessed.